क्या हड़प्पा का समाज एक मेट्रियार्कियल समाज या एक मातृसत्ता के अनुसार चलने वाला समाज था या नहीं? और उसी तरह फिर और हमारे पास प्रश्न आते हैं कि क्या हड़प्पा का जो समाज था उसमें किसी तरीके का एक स्तरीकरण हो रहा था ऊपर जिसके हिसाब से लोगों को शहर के एक पार्ट में जाने दिया जाता था और एक पार्ट में नहीं जाने दिया जाता था, या फिर कुछ कुछ ऐसे काम या ऑक्यूपेशंस थे जिनको कुछ ही लोगों को करने दिया जाता था और बाकी लोगों को नहीं करने दिया जाता था? क्या इस तरीके का कोई स्तरीकरण हड़प्पा के टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था? बट बॉस, हम ये क्वेश्चन कर क्यों रहे? ये इतिहास को इस तरीके से जांचने की हमको जरूरत क्या पड़ती है? और ये चीज तो सिर्फ हड़प्पा के साथ रिलेटेड नहीं है। हम हर इतिहास की किताब में यही देखते हैं कि हम इतिहास को एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पीरियड में कोई चीज हुई थी तो कैसे हुई थी, क्यों हुई थी। और यहाँ पे फिर वही प्रश्न आ जाता है कि जो इतिहास में घट चुका है वो घट चुका है, तो आज उसको पढ़ने की जरूरत क्या है? एंड इसी प्रश्नों को आप थोड़ा और गहराई में देखोगे तो आप पाओगे कि हमारे समाज में होने वाली हर चीज को जो लेजिटिमेसी दी जाती है, जो किसी भी चीज को सच बताया जाता है और किसी भी चीज को जो खरापन दिया जाता है ना, वो इसी इतिहास के हिसाब से दिया जाता है। आपके बड़े लोगों ने किसी ना किसी टाइम पीरियड पे कहा होगा कि हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही चलता हुआ आ रहा है, और वो कहाँ से आ रहा है? इतिहास से। और ये बात सिर्फ हमारे समाज में होने वाली चीजों में सिर्फ उसी पे आधारित नहीं है। आप पाओगे कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं उसमें कितनी बार हिस्ट्री की बात या इतिहास की बात की जाती है, चाहे वो हमारा सबरीमला केस हो, चाहे हमारा वो कोई भी केस हो रिलेटेड टू एनी क्रॉनिकल कॉलोनियल इशू, है कि नहीं? उसी तरह ये बात सिर्फ ना ही हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में स्थित है। अगर आप देखोगे हमारे हर जियोपॉलिटिकल डिसीजंस, इनफैक्ट जितने भी वॉर्स होते हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, जितने भी युद्ध होते हैं, ये सारे के सारे इन्हीं इतिहास के पन्नों के ऊपर बेस्ड हैं। कोई अपनी लेजिटिमेसी क्लेम करना चाहता है, कोई अपनी लेजिटिमेसी क्लेम करना चाहता है, और इसीलिए इतिहास को इस तरीके से जांचना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हमारी पिछली जितनी भी क्लासेस हुई थी, उन सब में हमको एक हड़प्पा की सभ्यता का एक आउटलाइन मिल चुका है। हमको पता है कि हड़प्पा के अंदर आर्किटेक्चर कैसा हो रहा था, किस टाइप का मेजरमेंट सिस्टम था, किस टाइप का कृषि उत्पाद था, किस टाइप का व्यापार हो रहा था, व्यापार कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, किस टाइप का खाना खाते थे ये लोग, इस खाने का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था। ये सारी की सारी चीजें हमको पता चल चुकी हैं। बट इसी के अंडरलाइंग एक और लेयर आ जाता है जिसके थ्रू मुझे अब इस यहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने बात करी थी आर्किटेक्चर की, हमने मेंशन करा था कि किस टाइप के घरों के अंदर ये लोग रह रहे थे। बट अगर हम और थोड़ा करीबी नजर डालें इसके ऊपर, तो हम पाएंगे कि ये जो सेटलमेंट्स हैं, ये जो घर हैं, ये एक दूसरे की कितनी प्रॉक्सिमिटी में है। इन घरों में किस टाइप का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या जो बड़े घर बनाए जा रहे हैं उनमें क्या बेटर मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा था, और जो छोटे घर थे क्या उनमें थोड़ा खराब मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा था। जो घर सिटाडेल या अपर सिटी के आसपास रहते थे क्या उनमें बेटर मटेरियल था, वर्सेस जो हमारी वॉल्ड सिटी के बाहर जो सबर्बन एरिया था, जो बस्तियां थी, क्या वहां पे खराब मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा था। उसी तरह बात आ जाती है पर्सनल अपीयरेंसेस की, कि यहाँ पे लोग अपने पर्सनल अपीयरेंसेस को कैसे देखते थे। क्या यहाँ पे ज्वेलरियाँ जो मिलती थी, जो ज्वेलरीज की बात हम कर रहे थे, क्या सबके पास सेम टाइप की ज्वेलरी का एक्सेस था, या कुछ लोगों के पास ज़्यादा ज्वेलरीज थी इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। सिमिलरली, इन लोगों की हेल्थ और डाइट कैसी रही होगी। क्या सबका हेल्थ अच्छा था, क्या सबकी डाइट सेम थी, क्या सबके सब सेम ही खाना खाते थे, या कुछ लोगों के पास कुछ लग्जूरियस चीज़ें खाने का मौका ज़्यादा मिलता था और कुछ लोगों के पास कम मिलता था। सिमिलरली, डिविजन ऑफ लेबर कैसा होता था, यहाँ पे लोग काम कैसे करते थे, क्या सबके सब लेबर वर्क भी करते थे, सबके सब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करते थे, या कोई एक किसी तरीके का एक स्तरीकरण था जहाँ पे काम को बांटा जाता था लोगों के स्टेटस के हिसाब से। तो आप देख रहे हो किस तरह एक सामाजिक या एक सोशल लेयर ज्वाइन होता जा रहा है हमारी जितनी भी स्टडीज कर रही हैं उसके ऊपर। तो चलो इसी चीज को अब एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं।
जो सबसे पहली चीज हम एग्जामिन करना चाहेंगे यहाँ पे वो है यहाँ के लोगों का पर्सनल अपीयरेंस, कि लोग दिखते कैसे थे। बट पर्सनल अपीयरेंस को एग्जामिन करने के लिए जो एक बेसलाइन हमारा सेट होगा वो है कि क्या हड़प्पा के लोग इन जनरल एक अच्छा लाइफ लीड कर रहे थे। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। हमको पता है कि मैच्योर पीरियड तक आते आते लोगों के पास इतनी कृषि उपज थी, इतना अच्छा एग्रीकल्चर हो रहा था कि खाने की कमी नहीं थी। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हड़प्पा के अंदर वो बहुत बढ़िया था। और इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज मुझे इसका एक और सपोर्टिंग एविडेंस मिलता है वो ये है कि पॉपुलेशन डेंसिटी मैच्योर हड़प्पा में इतनी ज्यादा नहीं थी कि खाना सपोर्ट नहीं कर पा रहा था इस पॉपुलेशन को। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक होना और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना। एक और हमको कैसे पता चलता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा था, जब हम देखते हैं एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मुझे क्या मिलती है यहाँ पे हड़प्पा के अंदर। हम पाते हैं कि मैक्सिमम जो लोग थे, मैक्सिमम जो मुझे सेमेटरीज या बरियल्स में जो बॉडीज मिली हैं वो 30 ईयर्स एंड अबव है, जबकि कुछ हमको बॉडीज मिली आई थिंक इन 1 in 6 या 1 in 7 बॉडीज हैं जो 55 ईयर्स अबव की मिली हैं, जो आपको अच्छे से दर्शा रहा है कि यहाँ पे कितना अच्छा लिविंग कंडीशंस हुए होंगे जिसकी वजह से लोग इतना डीप इनटू देयर लाइफ जी रहे थे। जबकि यहाँ पे हमको पता है कि कोई सफिस्टिकेटेड मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, कोई सफिस्टिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर्स अवेलेबल नहीं है, तब भी इतनी लंबी लाइफ जीना यहाँ के डाइट और हेल्थ प्रैक्टिसेस को दिखा रहा है, राइट। सो दैट मस्ट हैव बीन गुड। सो बेसलाइन तो मुझे ये पता चल चुका है कि यहाँ के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा था। बट अगर अब बात करते हैं पर्सनल अपीयरेंस की, जो सबसे पहली चीज मुझे अपने पुरातत्विक प्रमाणों में मिलती है, जो मेरी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में मिलती है, वो है ज्वेलरी। और हड़प्पा के बारे में ये एक चीज बहुत ही दिलचस्प है, वो ये है कि हड़प्पा के लोगों के लिए ज्वेलरी का जो मटेरियल था वो उतना मैटर नहीं करता था जितना मैटर करता था उस मटेरियल के ऊपर कारीगरी कैसे की जाती थी। हड़प्पा के लोग यूजुअली क्या करते थे, जितना भी रेयर अर्थ मटेरियल मिलता था, चाहे वो लैपिस लजुली हो या टर्कोइस हो, वो एक जगह से ऑब्टेन करके दूसरी जगह भेज देते थे एक्सपोर्ट करने के लिए। अपने पास होर्ड नहीं करते थे, अपने पास रखते नहीं थे। इनफैक्ट हमको ये भी एविडेंसेस मिले हैं कि हड़प्पा के लोगों के लिए गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती थी। जिस चीज के ऊपर वो ज्यादा ध्यान देते थे वो ये है कि इसमें कितना ज्यादा स्किल का इस्तेमाल किया जाता है, कितनी अच्छी कारीगरी की गई है, कितना ज्यादा लेबर लगा है, कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया गया है मटेरियल्स को। और इसीलिए हम पाते हैं कि बड़ी बड़ी जो बरियल साइट्स हैं, जो देख के ही हमको पता चल जाती हैं कि ये किसी एक इंपॉर्टेंट पर्सन का बरियल होगा, वहां पे जो ज्वेलरीज मिलती है मुझे वो सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ ज्वेलरीज मिलती है, हाईली वैल्यूएबल टाइप ऑफ ज्वेलरीज नहीं मिलती है। अगर वहां पे गोल्ड का काम किया हुआ कोई ज्वेलरी मुझे मिल रहा है तो उसके ऊपर किसी ना किसी टाइप की एचिंग मिलती है। मैक्सिमम ज्वेलरीज जो मुझे मिलती हैं वो बीड टाइप की ज्वेलरीज मिलती हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी इंट्रिकेट माइक्रो बीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि ज्वेलरीज का इंपॉर्टेंस था, एंड उसी के साथ साथ ज्वेलरीज में किस टाइप का लेबर वर्क या किस टाइप की कारीगरी की जा रही थी वो इन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे एक और चीज जो मुझे पता चल जाती है इन ज्वेलरीज के थ्रू, वो ये है कि इन ज्वेलरीज के 2 स्टैंडर्ड होते थे, एक रेगुलर यूज स्टैंडर्ड होता था और एक वैल्यूएबल स्टैंडर्ड होता था। इसका जो एविडेंस मेनली मुझे मिलता है वो मिलता है यहाँ के बैंगल से, यहाँ पे किस टाइप की चूड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। जो बरियल्स मुझे मिलती हैं, जो सेमेटरीज में जितने भी मुझे दफनाए गए जो कंकाल मिले हैं, उनमें जितनी भी ज्वेलरीज मिल रही हैं, मैं पाता हूँ कि एक बहुत बढ़िया स्तरीकरण है उसके अंदर, जहाँ पे जो सबसे कॉमन मिलने वाले बैंगल्स है वो टेराकोटा से बनाए गए हैं, बेक्ड क्ले का इस्तेमाल किया गया है, उसके थ्रू बैंगल्स बनाए गए हैं। जबकि धीरे धीरे उसके बाद मुझे मिलते हैं शेल्स से या कौड़ियों से बनाए गए बैंगल्स, फिर मुझे मिलते हैं बीड से बनाए गए बैंगल्स, जो बीड बनाए जाते थे फायांस के, और फिर धीरे धीरे वो चला जाता है टुवर्ड्स मेटल्स, चाहे वो कॉपर हो, चाहे सिल्वर हो या गोल्ड हो। तो ये मुझे दर्शा रहा है कि जो सबसे कॉमन मिलने वाली चीज है वो एक इमिटेशन है इस वैल्यूएबल चीज का। तो ये इमिटेशन वाली चीज, ये टेराकोटा वाली चीज कौन खरीदेगा, जिसके पास संसाधन नहीं है इतनी महंगी चीज को खरीदने का, जो मुझे ऑलरेडी दिखा रहा है कि इवन दो यहाँ पे अपीयरेंस मैटर करता था, अगर आपके पास वो पैसे नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर पाओगे। तो एक स्तरीकरण मुझे यहाँ पे आर्थिक रूप से मुझे दिख रहा है कि किस तरीके के संसाधन है, उसके हिसाब से अगर आपके पास बहुत सारा रिसोर्सेज हैं तो आपके पास बहुत अच्छी ज्वेलरीज हैं, राइट।
अनदर थिंग दैट आई सी हियर इज दैट कि इन टाइप ऑफ जो मुझे नेकलेस जो ज्वेलरीज मिलती है उसमें मुझे हेडबैंड्स मिले हैं, मुझे नेकलेसेस मिले हैं, मुझे बैंगल्स मिले हैं, मुझे टो रिंग्स की पैर की उंगलियों में पहनाए जाने वाले रिंग्स वो भी मिली हैं। और ये जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं उतनी ज़्यादा रेयर बनती जाती हैं, जो यही दर्शा रही है कि जितना आपका हायर स्टेटस था आपके पास उतनी ही टाइप की ज्वेलरीज होती थी, उतनी ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्वेलरीज होती थी, राइट। एंड उसी के डिफरेंट डिफरेंट इमिटेशंस मुझे मिल जाते हैं किसी चीपर मटेरियल के अंदर। अब उसके बाद आती है बात क्लोथिंग एंड हेयर स्टाइलिंग की। अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली हेयर स्टाइलिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो टेराकोटा के फिगरीन्स मिलते हैं ना, चाहे वो मदर गॉडेस के हों या किसी भी टाइप के फिगरीन्स जो मुझे मिले हैं, उनमें बालों के ऊपर भी मुझे डिफरेंट डिफरेंट नक्काशी करी हुई मिली है। चाहे वो हमारा जो प्रीस्ट किंग का जो बस्ट मिला है या फिर मुझे एक स्कल्पचर मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ लुक एट दिस। ये बैक साइड है एक मेल हेड का, जिसमें मुझे दो टाइप का बन्स दिख रहा है। एक पीछे लोअर बन है जिसको किसी एक मटेरियल से टाई अप किया गया है और ऊपर ब्रेड्स बनाए गए हैं, बालों के ब्रेड्स बनाए गए हैं, जो आपको दिखा रहा है कि कुछ कुछ ऐसे हेयर स्टाइल्स थे जो बड़े ही इलैबोरेट और टाइम कंज्यूमिंग होते थे, जो शायद एक सिंगल इंसान ना बना सके। तो उसमें प्रोबेबली सर्वेंट्स का वो लोग इस्तेमाल करते होंगे कि वो बैठते होंगे और फिर लोग उनका हेयर स्टाइल बनाते होंगे, विच इज अगेन टेलिंग यू कि यहाँ पे हो सकता है एक हाई क्लास सोसाइटी थी जिनके पास हेयर स्टाइल बनवाने का टाइम भी था और उनके पास ऐसे लोकल सर्वेंट्स भी थे जो ये हेयर स्टाइल उनको बना के देंगे। जबकि अगर आप देखोगे कुछ कुछ मदर गॉडेस के फिगरीन्स हैं, उनमें भी ये इंट्रिकेट स्टाइलिंग करी गई है, राइट। तो ये हमारे लिए सोचना कि ये सारा स्टाइलिंग सब के सब लोग करते होंगे, ये डिफिकल्ट होगा। इट्स द सेम थिंग दैट यू सी टुडे। आज के टाइम पीरियड में भी जब आप बड़े बड़े शोज देखते हो या किसी भी बड़े बड़ी सेलिब्रिटी इवेंट्स को देखते हो, यू विल सी दैट उनके पास जो इंट्रिकेसी है वो हमारी डे टू डे लाइफ में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो अगेन इज टेलिंग यू अबाउट अ सॉर्ट ऑफ अ सोशल डिस्टिंक्शन। एक सोशल क्लास डिस्टिंक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। सिमिलरली जो ज्वेलरीज में मुझे मिलती हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स मिल जाते हैं। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स मुझे ज्वेलरी में मिल रहे थे, सेम चीज मुझे क्लोथिंग में भी मिलती थी। तो क्लोथिंग में भी वी वुड सी दैट कॉटन का इस्तेमाल किया जाता था, लेदर का इस्तेमाल किया जाता था और कुछ कुछ जगह पे वूल का भी इस्तेमाल किया जाता था, जो जरूर इंपोर्ट किया जाता होगा मेसोपोटामिया से, राइट। क्योंकि अगर आप इस प्रीस्ट किंग के स्कल्पचर को देखोगे, इसमें ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि इन्होंने जो ड्रेपरी पहन रखी है, जो चेस्ट और राइट शोल्डर की साइड से आ रही है, ये बड़े ही अच्छे से नक्काशी करी हुई डेकोरेटेड टाइप ऑफ क्लोथिंग है। तो जो जरूर हो सकता है यहाँ के हाई सोसाइटी या रूलर या सीनियर प्रीस्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। सिमिलरली मुझे और भी कुछ कुछ फिगरीन्स मिली हैं जिसमें पूरा का पूरा हेड टू टो मुझे दिखता है, जिसमें मुझे पता लगता है कि यहाँ के जो लोग थे वो गारमेंट के हिसाब से जो मॉडर्न धोती होती है ना, उसी टाइप का एक कपड़ा पहनते थे। एंड सिमिलरली जो विमेन होते थी वो भी दे यूज्ड टू वेयर अ शॉर्टर लेंथ ऑफ स्कर्ट व्हिच वुड कवर टिल देयर थाइज, ठीक है, व्हिच विद अ सब्सटैंशियल बेल्ट ऑफ बीड्स। तो अगेन क्लोथिंग एंड ज्वेलरी दोनों एक ही सिंगल अपीयरेंस का पार्ट होते थे, जिसमें भी मैंने जैसे आपको बताया कि एक डिफरेंशिएशन मुझे मिल जाता है, जिस डिफरेंशिएशन के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि कुछ लोग नॉर्मल कपड़े पहनते थे और कुछ लोग बहुत ज्यादा महंगे कपड़े पहनते थे। और ये सारी एविडेंसेस मुझे मिलती हैं बरियल से। ये जो बरियल्स जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था उसके हिसाब से मुझे ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो अभी मैं आपको स्क्रीन में जितनी भी बरियल्स दिखा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे आप पाओगे कि इनके हाथ में कहीं ना कहीं बैंगल्स हैं या फिर गले में नेकलेसेस हैं, जो आपको ये भी दर्शा रहा है कि लोग जैसे ही मर जाते थे किसी टाइप का एक रिचुअल ये लोग परफॉर्म करते होंगे, जिसके हिसाब से इनको बेरी किया जाता होगा, इनके साथ इनकी चीज़ें बेरी की जाती होंगी, जो अगेन हो सकता है लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर बिलीव करती है कि अगर ये कोई एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिसकी मृत्यु हो गई है और इनको अगर अभी दफनाया जा रहा है तो ज़रूर इनको इनके स्टेटस के हिसाब से इनकी चीज़ों को दफनाया जाए, जिससे लाइफ आफ्टर लाइफ में भी वो अपने स्टेटस को मेंटेन कर सके। अगेन दीज आर स्पेक्यूलेशंस, बिकॉज ना ही मुझे हड़प्पा की स्क्रिप्ट अच्छे से अभी पता है और ना ही
बाकी चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं। इट्स ऑल बेस्ड ऑन स्पेक्यूलेशन जो आगे आने वाले मुझे सभ्यताओं में मिलता है। सिमिलर स्पेक्यूलेशंस मुझे यहाँ पे हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एविडेंसेस, राइट। अब एक और चीज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट ये जो बरियल्स मुझे मिलती है ना, इन बरियल्स के अंदर मुझे ना ही कोई ज्यादा टूल्स मिलते हैं और ना ही कोई मोहरे या सील्स मिलती हैं जो मुझे ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें शायद आने वाली लाइफ में ये लोग रेलेवेंट नहीं मानते। सो बरियल्स के अंदर सील्स एंड टूल्स मुझे नहीं मिलते हैं, मुझे मोस्टली मिलती हैं ज्वेलरीज, राइट। सिमिलरली बरियल प्रैक्टिसेस में भी डिफरेंसेस हैं। कभी कभी मुझे जैसे हड़प्पा के अंदर ही वी फाइंड अ कॉफिन, एक मकबरा टाइप का बनाया गया है जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, रोज वुड का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद देवदार का लेड बनाया गया है और उसमें एक विमेन के फिगर को बेरी किया गया है विद 37 पॉट्स। सिमिलरली काली बागान में मुझे एक बरियल मिलता है जिसमें एक ओल्ड मैन को 70 पॉट्स के साथ बेरी किया गया है और उसके पूरे ग्रेव को ब्रिक्स से लाइन करा गया है। और फिर जो नॉर्मल बरियल्स हैं वो सरफेस के ऊपर ही मिल जाती हैं जहाँ पे सिर्फ गड्ढा खोद के उनको गाड़ दिया जाता था। तो अगेन डिफरेंट बरियल प्रैक्टिसेस भी मुझे दिखा रहे हैं कि हो सकता है वो उनके स्टेटस के हिसाब से उनको बेरी किया जाता होगा, क्योंकि ये चीज जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वही चीज आगे आने वाली सभ्यताओं में देखेंगे कि अगर सबका बरियल इतना ज्यादा इलैबोरेट होने लग गया तो फिर जो पूरा का पूरा संसाधन है वो यहीं चला जाएगा, राइट। यही चीज हम देखेंगे आगे जाके जब हम साउथ इंडिया के मेगालिथ स्ट्रक्चर्स या मेगालिथ कल्चर की बात करेंगे। उसमें देखेंगे कि जो मेगालिथ है, जो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था इन दफनाने वाली जगहों में डालने के लिए, वो हर ग्रेव के लिए नहीं किया जाता। वो हो सकता है उन्हीं कुछ चंद इंपॉर्टेंट लोगों के लिए किया जाता। सिमिलर चीज मुझे यहाँ पे मिल जाती है। बट अनदर थिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हियर इज ये जो सिमेट्रीज में मुझे बॉडीज मिली है ना, ये पॉपुलेशन के साथ प्रोपोर्शनेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो काली बागान की सिमेट्री है उसमें मुझे उसकी सिमेट्री के अंदर करीबन दफनाए हुए 90 बॉडीज मिली है, 90, जबकि काली बागान का एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 1000 से भी ऊपर था। तो ये 1000 लोगों के बोन्स का क्या हुआ? या फिर यही चीज मैं अगर किसी भी हड़प्पा की सिमेट्री के साथ या मोहनजोदारो की सिमेट्री के साथ कंपेयर करूं, इट्स द सेम थिंग कि सिमेट्री के अंदर कुछ लोगों को बरी किया गया है, बाकी लोगों को क्या, विच टेल्स यू दैट जिन लोगों को दफनाया जा रहा था शायद उनका भी स्टेटस डिफरेंट होता होगा और शायद नॉर्मल लोगों को किसी अलग तरीके से बरी किया जाता होगा या किसी अलग तरीके से ट्रीट किया जाता होगा जिसके बारे में हमको अभी भी इतना ज्यादा नहीं पता है। पर हम इतना कह सकते हैं कि सेमेट्रीज को यूजुअली जो मेन सिटीज है उनके बाहर रखा जाता था और यहाँ पे प्रॉपर बरियल्स किए जाते थे। उन बरियल्स को भी उनके स्टेटस के हिसाब से किया जाता था। पर यहाँ पे एक और दिलचस्प सवाल मैं अगर आपसे करूं वो ये है कि जितनी भी सेमेटरीज हैं वो मुझे लोग सिटीज के बाहर क्यों मिलती हैं, अंदर क्यों नहीं मिलती हैं? एंड अगेन दिस वुड बी अ स्पेक्यूलेशन, बट थिंक अबाउट दिस। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे किसी भी टाइप का डिजीज नहीं होता होगा, ये लोग बीमार नहीं पड़ते होंगे। तो हो सकता है कभी कभी लोगों को बरी बाहर इसलिए किया जाता होगा क्योंकि वो इस बीमारी को शहर से बाहर रखना चाहते थे। एंड दिस देयर आर एविडेंसेस दैट हो सकता है दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस। नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक थिंग्स जो बड़ी ही यूनिक है हमारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में वो ये है कि यहाँ पे मुझे किसी भी टाइप का कोई रॉयल बरियल नहीं मिलता है। यहाँ पे मुझे कोई बड़े बड़े मकबरे, कोई बड़े बड़े पिरामिड्स नहीं मिलते हैं जैसे मुझे उर या इजिप्ट मिलते हैं। तो क्या यहाँ के जो हाई सोसाइटी वाले लोग थे, क्या उनको किसी टाइप के इस टाइप का सम्मान नहीं दिया जाता था? कोई एक राजा जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था? एंड इसका पता लगाना हमारे लिए और मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हमको पता है कि हड़प्पा और हड़प्पा के जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लूट करा गया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये बात है हमारे मिडीवल या हमारे पुरानी हिस्ट्री में ही, जहाँ पे लोगों ने खोद के वहाँ की चीज़ें निकाली हैं। इनफैक्ट अगर आप इस ग्रेव को देखोगे, इस ग्रेव में क्लियर इंडिकेशंस मिले हैं कि इस ग्रेव को लूटा गया है, कि जो पहले इस बॉडी का पोजीशन था और बाद में जो बॉडी का पोजीशन मिला है वो कंप्लीटली डिफरेंट है।
तो बिकॉज ऑफ दिस, एंड अगर आपको वो स्टोरी याद होगी जो मैंने आपको बताई थी अबाउट यूपी एंड किस तरह वहाँ के लोगों ने 90 किलो हड़प्पा टाइम पीरियड का सोना निकाल के उसको पिघला के अपने लिए इस्तेमाल कर लिया था. सो देयर कुड बी थिंग्स, बट या हमको कोई भी बड़े एविडेंसेस नहीं मिलते हैं ऑफ एनी टाइप ऑफ रॉयल बेरियल्स. नाउ मूविंग फ्रॉम देयर, जो बात हमने करी थी हाउसिंग के बारे में, मैंने आपको बताया था कि जब हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे कि किस तरह छोटे घर बड़े घर एक ही जगह पे थे. मैक्सिमम घरों के अंदर एक प्रॉपर कोर्टयार्ड सिस्टम होता था, और अगर ज़्यादा रूम्स होते थे तो उसमें रूम्स के अंदर भी अच्छे से ब्रिक लेइंग करी जाती थी, ब्रिक वर्क का इस्तेमाल किया जाता था, मैक्सिमम जगह पे बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था. और ये काफ़ी हद तक कंप्लीटली ट्रू है. इनफैक्ट जो मुझे हाउसिंग के हिसाब से एविडेंसेस मिलता है वो इसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि चाहे वो घर लोअर टाउन में हो या अपर टाउन में हो या इवन सबर्बन एरियाज में भी हो, मटेरियल ऑलमोस्ट सेम ही इस्तेमाल किया जाता था हर घरों के लिए. जो मुझे दिखा रहा है कि यहाँ के लोग, इन लोगों का जो लाइफस्टाइल था वो एक वाइड स्प्रेड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से था, और इन चीज़ों के हिसाब से ज़्यादा कोई स्तरीकरण या डिफरेंशिएशन नहीं था. लोग जो रहना चाहते थे वो अच्छे से रहना चाहते थे, और इनके पास इतना संसाधन था जिससे वो अपने घरों को अच्छे से बना सके. हाँ, यहाँ पे छोटे घर और बड़े घर मिलने का तात्पर्य यही है कि कुछ लोगों के पास संसाधन ज़्यादा होंगे, उनके पास इन बेक्ड ब्रिक्स का और अपने लिए इन लैंड को लेने की सुविधा ज़्यादा होगी, जिसके हिसाब से वो लोग अपने घर बनाते होंगे. इनफैक्ट देयर आर हाउसेस जहाँ पे मुझे 2 फ्लोर्स 3 फ्लोर्स भी मिले हैं. तो ये यही दर्शा रहा है कि इवन दो एक सॉर्ट ऑफ आर्थिक स्तरीकरण था, बट उसकी वजह से आने वाला सामाजिक स्तरीकरण हमारे हड़प्पा के समाज को इफेक्ट नहीं करता था. राइट. अनदर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट ये जो बड़े घर मुझे मिलते हैं ना, जो बड़े हाउसेस हैं, स्पेशली अगर मैं हड़प्पा या मोहनजोदारो की बात करूं, इनके अंदर मुझे बहुत सारे वैल्यूएबल मटेरियल्स मिल जाते हैं, बट कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं मिलती, जो मुझे दर्शा रही है कि ये जो एलीट लोग थे जिनका ये घर होगा, ये लोग अपने लिए कोई प्रोडक्शन नहीं करते थे. इनका सारा काम ही होता था या तो व्यापार के हिसाब से या एग्रीकल्चर के हिसाब से, जहाँ पे ये लोग अपना सारा का सारा जो भी काम था वो थ्रू ट्रेड, और जितना भी मटेरियल लेना होता था वो थ्रू ट्रेड ले लेते थे. राइट. नाउ अनदर थिंग दैट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच अमेजिंग टू थिंक अबाउट इज यहाँ के लोगों का हेल्थ और न्यूट्रिशन कैसा होता होगा. अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ के मैक्सिमम लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा है, बट अगर आप वो ट्रांजिशन देखोगे जहां हम अर्ली हड़प्पा से मैच्योर हड़प्पा की तरफ आते हैं, हम पाते हैं कि मैच्योर हड़प्पा की जो डाइट है वो बहुत चेंज हो चुकी थी. अर्ली हड़प्पा के टाइम पीरियड के लोग भी क्या थे, हंटर गैदरर्स थे. वो लोग फार्मिंग भी करते थे और हंटिंग भी करते थे, तो उनका एक बैलेंस डाइट होता था. जबकि हम यहाँ पे पाते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम जो डाइट है वो हाई कार्ब डाइट बन चुकी है, हाई प्रोसेस्ड सीरियल्स बन चुके हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के पास बहुत सारी डेंटल एलिमेंट्स और डेंटल प्रॉब्लम्स होती थी, कैविटीज होती थी, जो मुझे यही दर्शा रही है कि अब इनके खाने के अंदर एग्रीकल्चर या ग्रीन फूड का परिमाण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है मीट के कंपैरिजन में. राइट. अनदर थिंग दैट वी सी इज, जो मुझे फीमेल और मेल बॉडीज मिली हैं, जब उनको हम कंपेयर करते हैं हम पाते हैं कि मेल्स का जो स्केलेटल कॉम्पोजिशन है वो फीमेल से ज़्यादा बेटर है, जो मुझे दिखा रहा है कि हो सकता है कि इन लोगों का जो डाइट था वो और बेटर होगा. इवन जो फीमेल्स का जो डेंटल स्ट्रक्चर देखा जाता है वो उनके टीथ मेल से खराब थे, जो अगेन दिखा रहा है कि शायद इनको मीट कंजम्पशन कम करवाया जाता होगा, इनके पास मेनली सीरियल कंजम्पशन ज़्यादा होता होगा वेमेन का. इनफैक्ट कुछ जगहों पे मुझे जो स्केलेटल एविडेंसेस मिले हैं, जो हड्डियां मिली हैं, उसमें बच्चों की हड्डियां भी मिली है, जिसमें हम पाते हैं कि फीमेल चाइल्ड जो होते थे, फीमेल बच्चे जो होते थे, उनके हड्डियों में मैल न्यूट्रिशन की एविडेंस बॉयज के हड्डियों से ज़्यादा है. तो इन सारी चीज़ों से, इनके डेंटल रिकॉर्ड्स और इनके स्केलेटल रिकॉर्ड्स से मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ पता चल रही है कि डाइटरी प्रेफरेंस मेल्स को फीमेल से ज़्यादा दी जाती थी. राइट. अनदर थिंग दैट यू सी हियर इज, अगर मैं धोलावीरा का एग्जाम्पल लूँ और धोलावीरा के अंदर किस टाइप का मील कंजम्पशन होता है वो देखूँ, तो मैं पाता हूँ कि धोलावीरा का जो मिडिल टाउन है
उस मिडिल टाउन के अंदर जो मुझे हड्डियों के अवशेष मिले हैं उसके हिसाब से मुझे पता चलता है कि 3/4 बोन्स जो मीट की मिली हैं वो या तो कैटल से आती हैं, काउ से आती हैं, या तो बफलो से आती हैं। बट जब मैं बेली में आ जाता हूं या अपर टाउन के एरिया में आता हूं धोलावीरा के, ये कॉम्पोजिशन 3/4 से 3/4 से हाफ हो जाता है और बाकी हाफ आ जाता है टुवर्ड्स कैपरीन्स एंड पिग्स। मतलब गोट की स्पीशीज, डियर की स्पीशीज, पिग्स की स्पीशीज हमारे अपर टाउन में ज्यादा खाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सब पा रहा हूं कि शायद इन चीजों को लग्जूरियस वे में खाया जाता होगा और उन चीजों को नॉर्मली खाया जाता होगा, जो मुझे दिखा रहा है कि हो सकता है मिडिल टाउन, अपर टाउन में रहने वाले लोग को प्रेफरेंशियल मीट मिलता होगा और ये जो लोअर टाउन में रहने वाले लोग हैं उनको नॉर्मल मीट मिलता होगा। अगेन शोइंग अ सोशल डिफरेंशिएशन, एक आर्थिक और एक सामाजिक डिफरेंशिएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सिमिलरली जब बोन्स के अवशेषों को देखा जा रहा था, हम पाते हैं कि यहाँ के लोगों का आर्थराइटिस भी होता था। आर्थराइटिस, स्पेशली नेक का आर्थराइटिस होता है, जो दिखा रहा है कि यहाँ के लोग हैवी चीजें कैरी करते थे अपने सर के ऊपर, जिसकी वजह से ये होता था। बट अगेन जो मुझे अच्छी कंडीशंस में, अच्छे स्टेटस वाले मुझे जो बोन्स मिले हैं उसमें ये आर्थराइटिस मुझे नहीं मिलता है, which is again telling you about the labor differentiation, कि जो हाई क्लास वाले लोग होते थे उनको ज़्यादा लेबर वर्क नहीं करना पड़ता था वर्सेस द डिफरेंट पीपल। अब हेल्थ और न्यूट्रिशन में एक और चीज़ जो आ जाती है जिसके बारे में कम बात किया जाता है, बिकॉज हम बार बार हड़प्पा को बोलते थे कि अरे कितना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, कितना अच्छा वाटर सिस्टम था। द प्रॉब्लम वॉज यार ये अभी भी मॉडर्न सोसाइटी नहीं है, और बिकॉज ये एक मॉडर्न सोसाइटी नहीं है, यहाँ के पानी में भी सीपेज होता था। और ये हो सकता है कि वेस्ट वाटर कभी कभी पब्लिक जो कुएं थे उनके पानी से मिक्स हो जाता होगा, जिसकी वजह से कोलेरा और इस टाइप की बाकी डिजीजेस होते होंगे। अब कोलेरा का एविडेंस मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जिसका एविडेंस मुझे बहुत अच्छे से मिलता है वो है मलेरिया का, कि यहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ पे हमारे एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर केनेडी के नाम से, जिन्होंने स्केलेटल एविडेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था और उन्होंने पाया था कि यहाँ के लोगों को सिकल सेल एनीमिया बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन ऑफ मलेरिया, कि जनरेशनल मलेरिया होता था, फिर लोगों का एनीमिया हो जाता था बिकॉज ऑफ जेनेटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएटेड थ्रू सिकल सेल एनीमिया। सो ये जो पानी का सिस्टम था ये इनिशियली बहुत बढ़िया था, बट धीरे धीरे जैसा टाइम चलता गया वैसे वैसे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे मैच्योर पीरियड से कोलैप्स की तरफ आने लगी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। राइट नाउ द टू लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट राइट नाउ इज कि यहाँ पे जो हड़प्पा के लोग जो मैं बात करता हुआ आ रहा हूँ, ये हड़प्पा के लोग एक्चुअली थे कौन? हमने देखा था अर्ली हड़प्पा के टाइम पीरियड पे कि ये जो हड़प्पा बना है वो एक कलेक्शन ऑफ कल्चर था। मेहरगढ़ के वहाँ पे एक कल्चर आ रहा था, यहाँ पे अमरी के यहाँ पे एक कल्चर आ रहा था, चोलिस्तान के वहाँ पे एक कल्चर था, सोती सिसवाल के वहाँ पे एक और कल्चर था। ये कल्चर के, ये संस्कृतियों के डिफरेंट लोग धीरे धीरे आके एक साथ बनते दे बिकेम हड़प्पन सिविलाइजेशन। राइट, बट इन्हीं जो डिफरेंसेस हैं, इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से लोगों के पास अपने कल्चर होते थे। जो गुजरात में रहने वाला, गुजरात के आसपास लोथल धोलावीरा के वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे, उनका कल्चर जो मेरा काली बगान के आसपास के जो लोग हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होता होगा। रोपर काली बगान के आसपास के लोगों का डिफरेंस होता होगा, इन लोगों से थोड़ा डिफरेंट होता होगा। क्यों? बिकॉज क्लाइमेट डिफरेंट है, यहाँ के लोगों का जो डाइट है वो डिफरेंट है, किस टाइप से वो लोग रह रहे हैं वो डिफरेंट हो। मुझे पता है हड़प्पा के अंडर ये सारे के सारे लोग एक यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से रहते थे, बट जैसे ही हड़प्पा डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है अपने आप ही ये सारे के सारे अपने उन कल्चरों में टूट जाते हैं, जो मुझे यही दर्शा रहा है कि इवन दो एक यूनिवर्सल अडॉप्शन था इस हड़प्पन कल्चर का, बट उसी के अंदर ही अंदर लोग अपनी एथनिक आइडेंटिटी को रखते थे। इट्स अ वेरी सिमिलर थिंग टू सी दैट दिल्ली जैसा शहर या किसी भी आप मेट्रोपॉलिटन शहर को ले लो, आप पाओगे कि जो दिल्ली वाले लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दोज पीपल विल हैव एथनिसिटीज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। पंजाबी होंगे जो दिल्ली में रहते हैं, हरियाणवी होंगे जो दिल्ली में रहते हैं, बंगाली होंगे जो दिल्ली में रहते हैं, हमारे तमिलियंस होंगे जो दिल्ली में रहते हैं। सो
इवन दो दे बिलोंग टू दिल्ली, बट उनका अपना अपना डिफरेंट कल्चर रहा होगा। और सेम थिंग वी सी हियर इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी, राइट? दैट सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंशिएशन स्टेज। जब मैंने जैसे आपको बताया ना कि जब कैनेडी ने यहाँ के स्केलेटल रिमेन्स को जांचा था, उन्होंने पाया था कि लोथल के लोग जो थे वर्सेस जो रोपर या कालीबगान के लोग थे, उनका एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस ही था बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एथनिसिटी। तो यहाँ के लोगों का जो अपीयरेंस होता होगा या एथनिसिटी होती होगी, वो भी थोड़ा डिफरेंट रहा होगा। Another very crucial thing related to this is, जब बोन्स एनालिसिस करे जा रहे थे इस टाइम पीरियड के, हम पाते हैं कि जो जेनेटिक लिंक्स है वो मेल या मेन के लड़कों के बीच में वो जेनेटिक सिमिलैरिटीज नहीं है, बट फीमेल्स के बीच में वो जेनेटिक सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा थी, जो मुझे दर्शा रही हैं कि मैक्सिमम फीमेल्स एक एरिया में शायद एक ही पर्टिकुलर प्लेस को बिलोंग करती होंगी, और ये जो मेल्स होंगे वो शादी करके इन एरियाज में आते होंगे, विच बेसिकली शोज दैट यहाँ पे मैट्री लोकेलिटी होती होगी। जो आज के ज़माने में पैट्री लोकेलिटी होती थी, जहाँ पे फीमेल जब मैरी करके वो लड़के के घर पे जाती थी, उसका उल्टा हो रहा था हड़प्पा के सिविलाइजेशन के अंदर। अब क्या ये मेरे लिए एक एविडेंस है ये बोलने के लिए कि हड़प्पा के अंदर मेट्रियार्की या मातृसत्ता थी कि नहीं, ये कहना मेरे लिए डिफिकल्ट हो। अब जो लोग ये क्लेम करते हैं कि हड़प्पा एक मेट्रियार्कियल सोसाइटी थी, वो यूजुअली थोड़े सुपरफिशियल एविडेंसेस को देखते हैं, जैसे कि मदर गॉडेस। वो देखते हैं कि मदर गॉडेस के मुझे इतने फिगरीन्स मिलते हैं, इसका मतलब यहाँ पे मातृसत्ता होती होगी। या फिर जैसे मैंने आपको ये वाला एविडेंस दिया, विच इज अ पर्टिकुलर एविडेंस, बट ये दोनों के दोनों एविडेंस मुझे ये अच्छे से पूरे फुल प्रूफ के साथ ये नहीं दर्शा सकते कि पूरी की पूरी सोसाइटी ही हमारी स्त्री सत्ता या मातृ सत्ता के हिसाब से चलती होगी। एंड जो एविडेंस मुझे अभी डाइट के हिसाब से मिला है, वो भी मुझे शायद यही कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि अगर मेल्स को अच्छी डाइट दी जा रही थी, फीमेल्स को उनसे इंफीरियर डाइट दी जा रही थी, शायद ऐसा ना हो। और उसी के साथ साथ मुझे अभी भी ये नहीं पता है कि लोगों के बीच में जेनरेशन टू जेनरेशन वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था। क्या अगर एक फादर है, उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, जब वो मर जाते थे तो उसका वेल्थ उसके डॉटर के पास जाता था या उसके सन के पास जाता था? तो ये सारी चीज़ें जब तक मेरे पास क्लियर ना हो, मेरे पास अभी भी ये क्लियर नहीं कि ये जो रूलिंग क्लास थी वो किस टाइप की रूलिंग सोसाइटी थी। क्या जो हेड पे जो रूलिंग सोसाइटी थी उसमें क्या विमेन बैठते थे या मेन बैठते थे? तो मेरे लिए एग्जैक्टली बोलना कि ये एक मेट्रियार्कियल सोसाइटी थी या पेट्रियार्कियल सोसाइटी थी वो डिफिकल्ट होगा। बट हाँ, एविडेंसेस लीन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जेनेटिक एविडेंस मुझे मिली है जहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि लड़के शादी करके लड़कियों के यहाँ पे आते थे, और उसी के साथ साथ मदर गॉडेस के फिगरिंग्स मुझे ज़्यादा मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लीन करता है थोड़ा बहुत मातृसत्ता की तरफ, बट एग्जैक्टली हमारे लिए बता पाना कि यहाँ के जो लोग थे वो कंप्लीटली मेट्रियार्कल थे या नहीं, वो अभी भी डिफिकल्ट है, राइट? एंड देन फाइनली क्लोजिंग दिस होल टॉपिक ऑफ सोसाइटी, अगर आपके पास अभी भी सोसाइटी को लेकर कोई भी डाउट है, मेक श्योर यू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड देखो, बेस्ड ऑन ये सारी जो लर्निंग्स है हमारी, इसी के हिसाब से हम देखने वाले हैं कि अगली क्लास में इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी रही होगी। एंड इन्हीं सारी चीज़ों का एविडेंस लेते हुए हम देखेंगे आफ्टर दैट कि ये हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन कैसे होता है और जो आर्यन सभ्यता है या ऋग्वेदिक सभ्यता है वो स्टार्ट कैसे होती है, राइट? नाउ द एंडिंग, मैं इसको एंड करने के लिए जो हमारा आखिरी डिस्कशन होगा वो होगा यहाँ के ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का, कि यहाँ के लोग किस टाइप का काम करते थे या क्या वो काम लोगों के ऊपर उनके किसी टाइप के सामाजिक या आर्थिक स्तरीकरण के ऊपर डिपेंड करता था या नहीं। अब जितनी भी हमारी बातें हुई हैं इसमें आपको इतना तो क्लियर हो चुका है कि एक एलीट सोसाइटी थी, एक एलीट टाइप के लोग रहते थे जिनके पास अच्छी ज्वेलरीज थी, जिनके पास अच्छे घर थे, जिनके पास पब्लिक सर्वेंट्स थे। इनफैक्ट ये जो बड़े बड़े घर मुझे मिलते हैं, इन घरों के बाहर मुझे छोटे छोटे रूम मिलते हैं जो शायद इन्हीं घरों के चौकीदारों के लिए होगा, जहाँ पे ये चौकीदार रहते होंगे। उसी तरह मुझे मेरे लिए ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो हाई सोसाइटी वाले लोग थे ये एमसीडी का काम नहीं करते होंगे, ये जो सीवेज वगैरह क्लीनिंग का काम होता होगा वो नहीं करते होंगे, राइट?
तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये मानना बहुत इजी हो जाता है कि कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे होंगे जिनका काम कुछ पर्टिकुलर लोग ही करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीवेज क्लीनिंग का काम है, ड्रेन क्लीनिंग का काम है, स्ट्रीट्स का क्लीनिंग का काम है, अगर डेड बॉडीज को बरी करने का काम है, तो ज़रूर इसके लिए किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को ही लिया जाता होगा। अब ये कौन थे, कैसे डिसाइड होता था, मुझे नहीं पता। बट अगर किसी समाज में इस तरीके का एक स्तरीकरण है जो उनके आर्थिक स्थिति और उनके सामाजिक स्थिति के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये मेरे लिए कहना बहुत इजी है कि ये जो हाई एलीट लोग होंगे वो ये सारा काम नहीं करेंगे। सिमिलरली, ये जो बिल्डर थे जो इतने बड़े बड़े वॉल्स बनाते थे, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज को बनाते थे, ये कौन थे? क्या ये हाई एलीट लोग ये सारा काम करते थे, या ये लोग जो हमारे नॉर्मल लोग होते थे उनसे बेगार या कौरवी का काम कराते थे? बेगार माने कि बिना पैसे दिए आपसे आपका काम, आपसे काम करवाना, राइट? क्या वो काम करवाते थे या नहीं? सो ऑल दीज थिंग्स पॉइंट आउट टू वन थिंग ओनली, कि एक स्तरीकरण था जिसके हिसाब से शायद ऑक्यूपेशंस को दिया जाता होगा। एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आ जाती है वो ये है कि इतनी सफिस्टिकेटेड जो ज्वेलरीज बनाई जा रही थी, इतना जो बारीक काम किया जा रहा था उनके ऊपर, इतने बारीक औजार बनाए जाते थे, ये किसी एक सिंगल पर्सन का काम नहीं होगा, ये किसी एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल का काम होगा। और ये जो स्पेशलाइज्ड लोग होंगे उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ये स्पेशलाइजेशन प्राप्त करी होगी। तो इसका मतलब यही है कि जो एक स्पेशलाइज्ड आर्टिजन है उसके अगले आने वाली पीढ़ी भी एक स्पेशलाइज्ड आर्टिजन ही होगी। तो कहीं ना कहीं एक मुझे काम के हिसाब से एक विभाजन मिल रहा है जहाँ पे कुछ लोग एक पर्टिकुलर काम करते होंगे और वही काम धीरे धीरे आगे चला होगा। और यही विभाजन आगे जाके हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पे ये बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस पा लेता है। और यही चीज़ हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पे ये सारा का सारा काम, ये सारा का सारा विभाजन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस पा लेता है, जिसके हिसाब से पूरा का पूरा समाज एक डिवीजन में बढ़ जाता है, जिसके थ्रू हमारा वर्ना सिस्टम आता है, राइट? सो दैट कंक्लूड्स आवर कॉन्वर्सेशन अबाउट द सोसाइटी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की सोसाइटी के बारे में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता है, जो धीरे धीरे आने वाली एविडेंसेस से मुझे पता चलेंगे, और मेरा काम यही होगा कि मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अपडेटेड रखूं। एंड दैट्स इट, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन ऑफ द होल सोसाइटी ऑफ हड़प्पा। अब देखो, हड़प्पा की सोसाइटी के बारे में हमको अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता है। शायद जब कल उसका स्क्रिप्ट डिसाइफर होगा हमको और नई नई चीज़ें पता चलेंगी, एंड आई विल बी हियर टू टेल यू ऑल अबाउट इट, राइट? तो अगर आपको कोई भी डाउट है, मेक श्योर यू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अदरवाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, प्रेस द लाइक बटन. If you subscribe, that'll be amazing. My name is Arnab Pati. You're watching Arnab Teaches, and I will see you in the next class. Bye.